Good morning, student. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you Hindi in class 5th. तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने सबसे पहले तो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक को रिमझिम से आपके अध्याय 1 राग की रस्सी पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा था कि एक मंत्री होता है लोनोपगार, जो अपने बेटे को शहर बेचता है। क्यों? क्योंकि उसका जो बेटा होता है बहुत ही भोला होता है। फिर उसे शहर बेचता है और उसके साथ में 100 भेड़े और को बेचता है और उसे कहता है कि जब तुम वापस आओ गांव तो क्या लेकर आना, 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लेकर आना। फिर वो जो लड़का है शहर जाता है और परेशान हो जाता है। फिर उसे एक लड़की मिलती है जो भेड़ों के बाल उतार कर उन्हें बेच देती है और जो पैसे मिलते हैं उससे 100 जौ के बोरे वो खरीद लेती है। फिर वो लड़का अपने गांव चला जाता है। फिर उसका पिता वापस उसको बोलता है, क्योंकि उसको उसके पिता को जो है भेड़ों के बाल उतारना पसंद नहीं आया, तो फिर उसे वापस अगले दिन भेड़ों के साथ फिर से शहर भेजता है। अब वो लड़का फिर से परेशान हो जाता है, पर उसे उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं वो लड़की उसे वापस मिलेगी और वो लड़की उसे मिलती भी है। फिर उसने अपनी फिर से परेशानी बता दी, क्योंकि उसके पिता ने उसे दूसरी बार भी 100 भेड़ों के साथ 100 जौ के बोरे लाने को कहा था। अब लड़की क्या करती है कि जो भेड़ों के सींग होती है उनको काट कर बेच देती है और फिर उसे 100 जौ के बोरे खरीद कर देती है और वो फिर से शहर जाता है, गांव चला जाता है अपने। फिर वहाँ लोनुपुकार को पता चलता है कि वो लड़की उसकी मदद कर रही है। फिर उसके बाद वो क्या करता है कि लोनुपुकार कहता है उस लड़के से, अपने बेटे से, कि जाओ उस लड़की को कहना और राख की रस्सी जो है वो बनाकर मेरे को देना। तो उन्होंने कहा कि वो जो लड़की थी उसने कहा कि मेरे को ये शर्त तो मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है कि मैं राख की रस्सी बना दूंगी, पर तुम्हारे पिता को जो है वो गले में पहननी पड़ेगी। और वो जो लोनुपगार होता है वो जो शर्त है उसको मान लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि राख की रस्सी बनाना ही मुश्किल है तो मैं पहनूंगा कैसे। पर वो लड़की जो होती है बहुत ही होशियार और समझदार होती है, वो राख की रस्सी जो है बनाकर ले आती है और लोनुपगार के सामने रख देती है। और लोनुपगार जो है वो मन ही मन में सोचता रह जाता है कि जो रस्सी है उसको तो पकड़ना ही मुश्किल है, तो पहनूंगा तो मैं कैसे। तो इस तरह से फिर लोनुपगार जो होता है उस लड़की से अपने बेटे की शादी कर देता है। तो ये तो थी कहानी, और इसके साथ ही हमने इस पार्ट के प्रश्न उत्तर भी देख लिए थे, जिसमें पहला प्रश्न था भोला भाला में तिब्बत के जो मंत्री हैं वो अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। जिसमें क प्रश्न था कि तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान रहते थे। तो हमने पढ़ा था कि उनका जो बेटा है वो बहुत ही भोला भाला था और इस दुनिया में वो कैसे जिएगा, बाकी की चीजों को सोच सोच कर जो लोनुपगार थे वो चिंतित रहते थे। प्रश्न उत्तर में मैंने आपको ये उत्तर लिखवाया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हो। अब ख प्रश्न था, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करती। तो हमने लिखा था कि अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो मैं उसे अपने पास बिठाकर दुनियादारी की समझ देती, उससे प्रश्न करती, उसकी परीक्षा लेती। फिर सेकंड वाला था शहर की तरफ, जिसमें प्रश्न एक है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। जिसमें क प्रश्न पूछा गया था कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था। तो उस मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, ताकि वो दुनियादारी समझ सके और व्यवहारिक बन सके। व्यवहारिक यानी व्यवहार कुशल बन सके, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। फिर का प्रश्न था कि उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर ही क्यों भेजा। तो इसका उत्तर हमने लिखा था कि जो शहर के लोग होते हैं बहुत ही होशियार होते हैं और सूझबूझ वाले होते हैं, और अगर उनका बेटा जो है लोनुपुगार का बेटा शहर में जाएगा तो शहर के लोगों के साथ रहकर वो भी कुछ सूझबूझ वाला हो जाएगा, इसलिए उन्होंने भेड़ों के साथ उसको शहर भेजा था। और फिर ग प्रश्न था कि तुम्हारे घर के बड़े लोग कहाँ रहते थे पहले, घर में पता करो, आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो दूसरी जगह जाकर बस गया हो। तो देखिए, अगर आप लिख सकते हैं ये प्रश्न को तो लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिख सकते तो इस प्रश्न को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप अभी नहीं कर पाओगे मेरे को लगता है। तो आप कर पाओ तो आप लिख जरूर लेना, पर अगर लिख लिया तो कोई बात नहीं, पर अगर आपको ऐसा कोई सोर्स नहीं मिल रहा है तो इस प्रश्न को कट कर देना। अब देखिए सेकंड प्रश्न है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमने पार्ट में भी पढ़ा था, उस लड़के ने जो है क्या किया था, जो होता है उसके पिता ने उसको 100 जौ के बोरे लाने को बोला था। अब देखिए, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, इसकी रोटी बनाई जाती है और इसका सत्तू भी बनाया जाता है और इसे सूखा भुनकर भी खाया जाता है। अपने घर और स्कूल में बातचीत करो और कुछ अनाजों के नाम पता करो। तो हमने अनाजों के नाम पता किए थे, बाजरा और मक्का, जो गेहूं, और ऐसे करके हमने 6 नाम लिखे थे। उसके बाद तीसरा है गेहूं और जो अनाज होते हैं, ये तीनों शब्द संज्ञा है। गेहूं और जो अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम है, इसलिए ये दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जो अनाज है वो जातिवाचक संज्ञा है।
इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिवाचक संज्ञा है और पाठ्यपुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें प्रश्न क दिया था जिसमें हमें उन्हें जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वर्गीकृत करना था, बांटना था। तो हमने क्या किया था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने लिखा था लेह, तांबा, खिचड़ी और शेरवानी, और जातिवाचक संज्ञा में हमने लिखा था धातु, शहर, भोजन और वेशभूषा। और फिर ख प्रश्न था कि ऊपर लिखी हर जातिवाचक संज्ञा के लिए 3-3 व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें खुद लिखनी थी। तो हमने लिखी थी, जैसे धातु में सोना, चांदी, तांबा लिखा था। उसके बाद अब भोजन में हमने दाल, चावल और रोटी लिखा था। वेशभूषा में हमने टाई, कमीज और भी हो सकते हैं जैसे टाई, कमीज, पैंट लिखा था। और शहर में हमने चेन्नई, पटना वगैरह लिखा था। तो ये हो गए थे हमारे पिछली कक्षा के प्रश्न। आज की क्लास में हम अगले प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, तुम शेर में सवा शेर, इस लड़की का तो सभी लोहा मार गए, था ना सचमुच नेहले पे दहला। तो नेहले पे दहला तो था, क्योंकि वो लड़की इतनी होशियार थी कि जो भी नौलुपोगार ने उसके साथ शर्त रखी थी उसने वो शर्त मानी भी और जीती भी। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने में सूझबूझ की जरूरत हो, उसे एक कागज में लिखो और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डिब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। बीरबल को तो आप सब जानते हो, जो अकबर का मंत्री था बीरबल, उसके पास भी हर प्रश्न का जवाब होता था। तो अभी क्लास में तो हम आ नहीं रहे हैं, तो ये प्रश्न तो हमें नहीं करना है। अब प्रश्न 2 देख लेते हैं। मंत्री ने अपने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, क्या मंत्री को सचमुच ये बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो हमें क्या करना है, अपने उत्तर का कारण भी बताना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, मंत्री को यह बात जरूर पसंद आई होगी। वो क्वेश्चन था कि सचमुच क्या उसको ये बात पसंद नहीं आई क्या, पर उत्तर यह है कि मंत्री को ये बात जरूर पसंद आई होगी, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था। जैसा कि आपको पता है कि उसका बेटा तो बहुत भोला था, उसको सूझ ही नहीं रहा था। तो उस लड़की ने जो था भेड़ों के बाल उतार के मार्केट में बेचे थे और उसे पैसे दिए थे, जिससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे थे। तो मंत्री को ये बात तो जरूर पसंद आई थी, लेकिन उसके बेटे का इसमें कोई योगदान नहीं था, उसने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया था इस चीज में, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। क्योंकि देखो, भेड़ के बाल थे, एक दिन पहले ही लड़के ने बेच दिए थे। अब लोनुपुगार को लगा कि अब इन्हीं भेड़ों के साथ तू जा वापस शहर। तो लोनुपुगार को पता था कि पहले तो बाल बेचती, अब क्या बेचेगा। पर वो लड़की इतनी होशियार होती है कि वो सींग काट के बेच देती है। पर लोनुपुगार ने सोचा कि अगली बार क्या पता ये लड़का कुछ होशियारी दिखा दे, इसलिए उसने वापस उसको शहर भेजा था। तो प्रश्न था कि मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि क्या मंत्री को सचमुच में ये बात पसंद नहीं आई थी? तो पाठ में तो हमको लग रहा था कि नहीं आई थी। अब इसका कारण क्या था कि उसको ये बात पसंद नहीं आई? कि मंत्री को ये बात तो जरूर पसंद आई है, लेकिन इसमें उसके बेटे का कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसने खुशी जाहिर नहीं की और दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ उसे शहर भेज दिया, ताकि उसे अपनी होशियारी दिखाने का एक और अवसर मिले। तो ये हो गया प्रश्न 2। अब देखिए सींग और जो, क्या दे रखा है, सींग और जो। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये दोनों चीजें खरीदी होंगी, उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा, अपनी कल्पना से बताओ। तो अपन को ये तो पता है कि भेड़ों के बाल से जो है ऊन बनती है, जो कि सर्दियों में स्वेटर बनाते हैं जिससे। अब सींग का क्या किया होगा लोगों ने, तो अपनी कल्पना से हमें बताना है। तो देखिए, भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन के गर्म कपड़े जैसे शॉल वगैरह बनाए होंगे, और भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होंगी। तो जो भेड़ों के सींग होते हैं बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, उनसे कुछ उन्होंने सजावट वाली यानी डेकोरेटिव कोई चीज बना दी होगी। तो इसका उत्तर आप लिखोगे कि भेड़ों के बालों से उन्होंने ऊन बनाई होगी और ऊन के गर्म कपड़े जैसे शॉल, और भेड़ों के सींगों से उन्होंने सजावट की चीजें बनाई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं को कहने के तरीके। अब इसमें प्रश्न 1 है, नीचे कहानी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो? तो देखो, प्रश्न 1 है, चैन से जिंदगी चल रही थी। अब इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी शुद्ध हिंदी में हम कैसे लिख सकते हैं? ये तो एक है कि चैन से जिंदगी चल रही थी, अब इसको हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं? तभी तो इस प्रश्न का नाम है बात को कहने के तरीके।
तो इसको हम लिख सकते हैं चैन से जिंदगी चल रही थी। तो इसका आंसर है शांतिपूर्ण जिंदगी से, शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा है। उसके बाद ख है होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लोनुपकार का जो बेटा था उसे होशियारी छूकर भी नहीं गई थी। तो इसका हम लिख सकते हैं वह बिल्कुल होशियार नहीं था। बात तो एक ही है, होशियारी छूकर नहीं गई या फिर वो होशियार नहीं था। इससे हमें पता चल रहा है कि लोनुपकार का बेटा तो होशियार नहीं था। अब थर्ड है मैं इसका हल निकाल देती हूँ। उस लड़की ने बोला था कि मैं इसका हल निकाल देती हूँ, तो इसका लिख सकते हैं मैं इसका उपाय बताती हूँ। बात तो एक ही है, उपाय तो आ ही रहा है, हल और उपाय दोनों एक ही बात है। और ग है उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो जो लोनुपगार था उसने राख की रस्सी बनाने को कहा था, और जब वो लड़की राख की रस्सी लेकर आई थी तो उनकी चालाकी जो थी वो धरी की धरी रह गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, उनकी चालाकी, अपनी चालाकी काम नहीं आई। बात तो एक ही है, धरी रह गई या फिर काम नहीं आई। तो इस प्रश्न में हमने देखा कि चैन से जिंदगी चल रही थी, तो हमने लिखा शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था। फिर सेकंड था होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, तो हमने इसका उत्तर लिखा था कि वह बिल्कुल होशियार नहीं था। थर्ड जो तीसरा घ था वो था मैं इसका हल निकाल देती हूँ। तो लड़की ने कहा था, तो हम इसके कैसे लिख सकते फिर से, मैं इसका उपाय बताती हूँ। और जो घ था वो था उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो इसको हमने लिखा उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। तो ये हो गया प्रश्न। अब देखिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। लोनुपगार का, इसमें दूसरा प्रश्न दे रखा है लोनुपगार का बेटा होशियार नहीं था। तो हमें पता है लोनुपगार का बेटा तो होशियार नहीं था। पर इसमें प्रश्न दे रखा है होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है, कि एक होशियार होता है और एक चालाक होता है, उसमें क्या फर्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकते हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं, होशियार और चालाक में क्या फर्क होता है। तो देखिए इसका उत्तर ये रहा, होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में यानी अच्छे अर्थ में। अब सकारात्मक को हम कहते हैं पॉजिटिव, यानी जो होशियार होता है उसके किए गए काम अच्छे होते हैं। पर जो चालाक होता है वो चालाकी करता है, यानी वो खराब काम करता है, इसलिए हम उसको चालाक बोलते हैं। जो लोनुपगार था वो था चालाक, और जो लड़की थी वो थी होशियार। तो होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ में यानी अच्छे अर्थ में होता है, इसका मतलब है समझदार। लेकिन चालाक शब्द का जो प्रयोग है वो नकारात्मक अर्थ यानी खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब होता है चतुर। यानी चालाक अर्थ का अर्थ होता है चतुर और होशियार का अर्थ होता है समझदार। तो होशियार का अर्थ हो गया समझदार और चालाक का चतुर। तो आप समझ गए होंगे, जो होशियार होता है वो अच्छे काम करता है, वो समझदार होता है, और जो चालाक होता है वो बुरे काम करता है, बुरे काम करने के लिए वो चालाकी का उपयोग करता है, और उसे हम चतुर कहते हैं। अब इसमें ख दिया हुआ है कि लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान, यो नहीं होगा यहाँ पे, या होगा। जैसे देखिए प्रश्न में मैं आपको दिखाती हूँ, लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान। जो वो लड़की थी जिसने लोनुपगार के बेटे की मदद की थी, वो समझदार थी या बुद्धिमान। तो देखते हैं और क्यों थी। तो देखो इसका प्रश्न का उत्तर, लड़की बुद्धिमान थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊपर भी प्रश्न में मैंने बताया कि जो लड़की थी वो बुद्धिमान थी। उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। तो जो लड़की थी वो बहुत ही ज्यादा होशियार थी, तभी तो लोनुपगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से की, क्योंकि उसे पता था कि मेरे बाद ये जो लड़की है वो मेरे बेटे को अच्छे से संभाल लेगी, और दुनिया के प्रति उसका जो डर था कि मेरा बेटा दुनिया में कैसे जिएगा, उस डर को भी उस लड़की ने कम कर दिया था। तो इसका प्रश्न उत्तर होगा कि लड़की बुद्धिमान थी, उसने अपनी बुद्धि से एक मंत्री को इतना प्रभावित किया कि उसने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। तो ख का उत्तर ये हो गया। अब देखते हैं और प्रश्न अगर है तो बस इतना ही था चैप्टर। तो अब देखिए इसमें आगे कुछ पेपर्स दे रखे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में और भी क्या है। प्रश्न उत्तर तो इतने ही थे, और मैंने ना पिछली क्लास में आपसे कहा था कि इस पार्ट के आपको शब्दार्थ करने हैं, पर इस पार्ट में कोई शब्दार्थ नहीं दे रखे हैं, इसलिए आपको शब्दार्थ नहीं करने हैं। क्योंकि हमेशा ऐसे हिंदी की बुक में होते हैं शब्दार्थ होते हैं, पर इस बुक में शब्दार्थ नहीं दे रखे, इसलिए आपको नहीं करने हैं।
तो कहाँ से काम करोगे? प्रश्न उत्तर से ही अपना काम शुरू करोगे, और जो काम करोगे वो एकदम अच्छे से साफ और स्वच्छ करोगे, क्योंकि आप पेन से लिखते हो तो पेन से राइटिंग को अच्छे से जमा कर लिखना है। तो इस पार्ट के प्रश्न उत्तर तो यही थे। आगे और भी थोड़ा इस पार्ट में कुछ दे रखा है, वो पढ़ेंगे और समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो प्रश्न उत्तर समझा है वो समझ आ गए होंगे और आप अच्छे से अपना काम समझ गए होंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर में जो भी आगे पार्ट दे रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।